तो धरती और हमारे पाँव के बीच में घर्षण होता है, और वहां पे ये जो दोनों नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो चार्जेड हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, इस वजह से हम नहीं गिरते। तो कहोगे ऐसा तो हम देखे नहीं, तो देखोगे नहीं, ये फील करने की बात है, एक्सप्लेनेशन है ये, समझ गए। ये बहुत इंस्टेंट होता है, जैसे हमने पाँव उठाया दूसरी जगह रखा तो घर्षण लगा, यहाँ घर्षण बल हुआ, एक दूसरे से हमने रब किया, जैसे रब हुआ दोनों चार्जेड हो गए, और इतना चार्जेड नहीं होगा हमें झटका लग जाएगा, इतना चार्ज नहीं होंगे, थोड़ा सा चार्जेड हुए जितना से हम रुक जाएंगे, जितना घर्षण होगा उतना ही तो चार्जेड होंगे ना। तो क्या हम चलते तो पूरा घर्षण देते हैं? नहीं देते। अच्छा पूरा देंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा गुड़, होगा कि नहीं होगा? गर्म हो जाएगा तो हमें अब ऐसे करते रहो तो क्या होगा, वो बच्चा सबको देखे ना, कहा था ऐसा ऐसा करो भगवान जी मिलेंगे, हो जैसे तो ऐसे ऐसे करते रहो तो चार्जेज हो रहा है, धीरे 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 तो गर्म हो रहा है। अब पता क्या चलता है बाद में, ये इतना चार्जेज हो जाता है कि यहाँ दाग हो जाता है। अब भगवान जी तो मिलते नहीं, वो मजा लेने के लिए बच्चा क्लासमेट तो जैसे जैसे हम रब करेंगे तो घर्षण जैसे बढ़ाते जाएंगे तो चीजें चार्जेज होती जाएगी और उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं तो चार्जेज हो रहा है यहाँ, लेकिन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि घर्षण हम कम कर रहे हैं। किसी को झापड़ मारते हैं वहां भी घर्षण होता है, देखना गाल लाल हो जाता है, गर्मी वहां भी होता है फोर्स पूरा लगा दिया तो यहाँ एक्चुअल में देखना ध्यान से कि अब आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जहां लगेगा वहां ग्रेविटी का फोर्स नहीं काम करेगा। ग्रेविटी का फोर्स तो हर जगह काम कर रहा है सर, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में एच.सी. वर्मा बोलते हैं कि अगर मान लो कि ये घर है, अगर ये घर है और यहाँ पर ऐसा कोई बांस वाला व्यवस्था किया गया है और ये अंदर से ऐसा व्यवस्था है, इसमें लोग रहते हैं 2-4 लोग, मान लो इसमें रेशमा और पिद्दी रह रहे हैं, अपन ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, और यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, और बंदर बैठा ही नहीं है, लटका हुआ है, ऐसा मुड़ी इसका इधर होगा ना, कोशिश कर रहे हैं, और इसका पूंछ है, ये पूरा शरीर है, और इसका पाँव इधर है, ये लटका हुआ है ना, मान लो लटका हुआ है, दिख नहीं रहा ना, अच्छा लोग बड़ा बनाते हैं, ऑनलाइन देखने वाले भी तो लोग होंगे तो ये जो है, इस पे बंदर ने अपना हाथ इसे पकड़ा, इसका ये मूड़ी हो गया, पूरा बंदर है, इसका ये पूंछ है, इसका पाँव है इधर 2 गो, मान लो लटका हुआ है, पूंछ तो इसका ऊपर में होगा कि नीचे में है, ठीक है, पूंछे ज्यादा है इसके देश से, वो ये लटका हुआ है। अब बात आती है इस पर कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर ऐसा है, ऐसा सोच सकते हो। तो क्या लग रहा है तुम्हें, नीचे तो धरती है ना, घर कहाँ बना होगा पृथ्वी पर ही बना होगा ना, तो बंदर में तो कुछ तो द्रव्यमान होगा, कितना होगा, मान लेते हैं 10 केजी होगा या नहीं, 10 ज्यादा है, ठीक है 20 केजी मान लेते हैं। अब पृथ्वी के पास तो मास है ही तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सर, किस पे, बंदर के ऊपर। तो क्या ये हमें दिखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांटेक्ट वाला फोर्स है कि ऐसे पकड़ लेता है, नहीं, ये कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट होता है, इसमें कांटेक्ट नहीं होता है ना, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये आपको क्या लगता है, इसमें कांटेक्ट होता है, इसमें भी नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये नहीं कि वो सब पकड़ के खींचते हैं। देखो सरफेस टेंशन, जैसे टेंशन बल जो होता है ना, वो जो दुपट्टा वाला भी आपको एग्जांपल दिए थे, वो कांटेक्ट वाला है, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स क्या लग रहा है, तो वहां फ्रिक्शन का जो फोर्स है वहां कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से रब होता है तो चार्जेस हो जाते हैं, तो वहां होता है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो कांटेक्ट नहीं है, तो आप कहोगे कि तो अभी तो फ्रिक्शन वाला कहे कि इसी में आता है। तो जब कोई वस्तु कांटेक्ट होती है तो दोनों रगड़ होता है, चार्जेस क्रिएट होते हैं, तो उस समय जो फोर्स लगेगा तो वो कांटेक्ट नहीं है। घर्षण का क्या मतलब, फ्रिक्शन का फोर्स क्या मतलब क्या है कि घर्षण हुआ, घर्षण हो जाने के बाद जो चार्जेस हो जाएंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। घर्षण तो एक प्रोसेस है, समझ रहे हो। तो ना ही ये कांटेक्ट का फोर्स है और ना ही ये कांटेक्ट का फोर्स है, और ये भी कांटेक्ट का फोर्स नहीं। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम जो फोर्सेस है वो विदाउट कांटेक्ट लगते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये छोड़ेंगे, नीचे गिरेगा, तो ऐसा नहीं पृथ्वी से पकड़ के खींच रही, कोई पकड़ नहीं रहा, ये विदाउट कांटेक्ट हो रहा है।
ठीक है। तो ये नहीं दिखेगा तुम्हें कि किसी ने फीचर, अब मान लो ये कांटेक्ट का फोर्स एक तुम्हें विदाउट कांटेक्ट वाला तुम्हें दिख रहा है, और किसी ने इसी बंदर को पकड़कर, कोई देखा है इसी बंदर का पूंछ पकड़ के कोई दूसरा बंदर लटक जाता है ना। तो अब देखो, अब इस पूंछ की अगर बात किया जाए या इस बंदर पे अगर बात किया जाए तो कौन कौन फोर्स काम करेंगे? एक तो ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है, दूसरा टेंशन बल भी काम कर रहा है, उसके पूंछ पर किसी ने पकड़ के लटका हुआ है ना, वो पकड़ा लटके पकड़ा हुआ है, तो वहां भी एक तनाव बल लगेंगे उसके पूंछ में। तो इसी तरह से हम देख पाते हैं कि अगर नेचर में बहुत सारी चीजें, कोई इवेंट हो रहा है, तो किसी एक ही कंडीशन पे हम देख पाएंगे कि फोर्स लगते हैं अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि तनाव बल लग रहा है, तनाव बल उसमें खिंचाव बल उसको बोलते हैं, तो खिंचाव बल यहाँ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन, अगर बहुत सोचा जाए तो शायद इसमें अलग प्रकार के भी फोर्सेस दिख जाए आपको, है ना। तो मुख्य रूप से हम किसी भी इवेंट में क्या देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा फोर्स नहीं होगा, दूसरा फोर्स भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ हम इस बूंदे पे अगर सोच रहे हैं, इस इंक के पार्टिकल्स पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर यहाँ बोर्ड और इंक के पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ग्रेविटी यहाँ काम नहीं कर रही है, ग्रेविटी यहाँ काम कर रही है ऑल्सो। तो हर फोर्सेस एक साथ में केवल अकेले नहीं लगेंगे, उसके साथ में कोई और फोर्सेस भी लग सकता है। आप ही सोचो ना, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आप सोच के देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे सपोज 15 प्रोटॉन है, 15 क्या है? प्रोटॉन है। तो इस दोनों के पास चार्ज तो होगा, तो इसके पास भी कुछ जो चार्ज है वो तो चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज से अलग नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कुछ मास है, ठीक, उसको हम चार्ज से अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन, मास और चार्ज एक साथ में है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसका फीचर है उसके पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज भी है और उसके पास क्या है? मास भी है, एक साथ ही है। इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी मास है, प्रोटॉन के पास मास होगा ना। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 15 प्रोटॉन रख दिया जाए, सपोज अगर रख दिया जाए, तो इसके बीच में चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और मास की वजह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा कि नहीं? तो अब इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी एक सिस्टम में अलग अलग प्रकार के फोर्स लग सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो ड्यू टू मास ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है तो ड्यू टू चार्ज वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो दोनों फोर्स एक साथ काम कर सकते हैं। और हम नेचर में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, जितनी सारी फिनोमेना देख रहे हैं, वो केवल और केवल कितने फोर्स एक्सप्लेन करते हैं? इस दो से, है ना। ये आउटसाइड अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के अगर बाहर की बात करें, तो ये दो फोर्सेस काम आते हैं। और ये फोर्सेस कहाँ आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तभी तो मॉडर्न बात है, इस पर बहुत अभी रिसर्च नहीं हुए हैं, ये रिसर्च का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे हैं, इनका नेचर क्या है? अब तुम ध्यान से सुनना, जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, न्यूटन ने बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मास है तो कितना फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कूलॉम्स ने बताया है कि अगर चार्जेज है, किसी दूसरे के पास इतना चार्ज है तो कितना फोर्स लगेगा। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं आया अब तक। ये फॉर्मूला आएगा, कब आएगा? फिजिक्स डेवलप करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? आपने पढ़ा ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ नहीं? 9th में पढ़ा होगा ना। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके लिए क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, देख लो। ये दोनों m1 m2 क्या है? अगर दो वस्तु यहां रखी गई है तो इसका चार्ज, इसका मास और इसका मास, बस। अगर ये 10 kg है, ये 10 kg है, तो यहाँ 10 गुना 10 रखेंगे। और ये क्या है? Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। अगर दो वस्तुएं हैं, इस पर कुछ चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है, तो Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, बीच का डिस्टेंस R हो गया। फॉर्मूला पर रखेंगे K एक कांस्टेंट है, यहाँ G एक कांस्टेंट है। पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो अच्छा से। तो ये कौन दिया है? न्यूटन। और ये कौन दिया फॉर्मूला? कूलॉम्स। तो इसको हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स, पता नहीं किस लिए कूलॉम्स लॉ, ठीक है।
चलो कूलम से लिख देते हैं हिंदी में, कूलम, है ना, ऐसा लिखते हैं, देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। तो ये कौन सा दिया है, कूलम ने दिया है, इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। इसको किसने दिया है, न्यूटन, तो इसको न्यूटन्स लॉ बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इसको बोल सकते हैं। तो इसको न्यूटन ने दे दिया, इसको कौन दिया, कूलम्स ने दिया। और इसके बारे में सोचो, इसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है, अब ये रिसर्च का मुद्दा ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक दिन हमने बताया भी था, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है जो कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, क्या न्यूक्लियस के अंदर लगता है, आंसर है नहीं। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन है ये। अब 12 में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर में ही पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसा टॉपिक रहेगा। और एक न्यूक्लियस के अंदर में अगर प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इसके अंदर प्रोटॉन है ना, अब कहते हैं यही कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, पास पास में है और रिपल्सन होता है तो बाहर आ जाना चाहिए फैल के, तो ऐसा तो होता नहीं। तो फिर साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, यहाँ कूलम्स लॉ काम नहीं करता। और देखो उस तरह से पूरा अरेंज किया गया है, ऐसे ही नहीं बोल देते कि कूलम्स लॉ काम नहीं करता, हाँ नहीं करता, और नहीं करता तो उसके लिए दूसरा फोर्स बताया गया है। अगर आपसे आज से कोई पूछे कि कूलम्स लॉ काम नहीं करता है विद इन न्यूक्लियस, याद आना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर में कूलम्स लॉ काम नहीं करता। देखो बहुत अच्छे अच्छे जो इंटर पढ़ लिए हैं ना, उनसे कभी पूछ के देखना कूलम्स लॉ का लिमिटेशन बताओ, तो हो सकता है रट लिए हो, तो रटे होंगे तो 1-2 साल में गायब हो जाएगा, अगर समझे नहीं होंगे तो याद नहीं आएगा। अच्छे से लोग इसमें फेल हो जाएंगे, मतलब हवाबाजी अगर करना है ना तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 बातें पढ़ लो, किसी से कहीं कहीं से पूछ दो, 1-2 चीजें जहां फेंकोगे ना फिर वो दबेगा तो उठेगा नहीं, 2-4 दिन दिखेगा, भूत न बन जाए तुम्हारे सामने, दिखे भूत बनने का मतलब दिखे ही नहीं, सामने ही नहीं आएगा कि अरे वाह फिर पूछेगा है ना, तो फेंकने के लिए अच्छा है, नहीं करता ना, ये तो ड्यू टू चार्ज है ना, अभी बताया ना आपको, यहाँ देखो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है इस वजह से यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इसके पास मास है, मास भी है तो वहां भी काम करेगा, मास है ना दोनों के पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास भी मास है तो वहां काम करेगा, पर बहुत नेग्लिजिबल है, काम तो करेगा ही। अभी हमने देखा ना सिस्टम में कि यहाँ मास है तो लगेगा ग्रेविटी का फोर्स, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो लगेंगे दोनों। और इससे आप समझ लो जिसके रिजल्टेंट जो आएगा ना, जिधर खिंचाव ज्यादा रहेगा उधर खिंचा जाएंगे, वही इफेक्ट में दिखेगा, तो लगेगा दोनों, लेकिन प्रभावी कौन सा रहेगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ज्यादा प्रभावी रहेगा। समझ में आया? तो याद क्या रखना चाहिए आज के क्लास से, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ कहाँ काम नहीं करता है, तो विद इन द न्यूक्लियस काम नहीं करता है ना, न्यूक्लियस के बाहर की जो चीजें हैं ना, अगर देखो इस कोने पर अगर चार्ज रख दो 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन रख दो, चाहे 2 kg चार्ज रख दो केजी में चार्ज नहीं होता है, कूलम में होता है, सी लगाते हैं, चार्ज का ऐसे मतलब क्या है, कूलम, कूलम। तो अगर 10 कूलम यहाँ रख दो, 50 कूलम रख दो, 100 कूलम रख दो, यहाँ 100 कूलम रख दो, तो बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर रहे तो वहां काम करेगा कूलम्स लॉ। अब वो अट्रैक्शन अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्ट होगा, बोला है नहीं। लेकिन अगर इसी को हम न्यूक्लियस के अंदर लेके चले जाएं 10⁻⁻15 के रेंज में, तो क्या होगा, वहां पे ये काम नहीं करते हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, हमें इसको पढ़ना है आगे क्लास में। आपको मैं जानकारी बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, टोटल पढ़ना है 12th क्लास में, ये कहां पढ़ना है आपको, टोटल के टोटल 12th क्लास में पढ़ना है। ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आपको कहां पढ़ना है, 11th में, टोटल आपके 11th पढ़ना है, और ये दोनों भी कहां पढ़ना है, 12th। कहोगे कि 3 को पढ़ेंगे 12th में, तो देखो 3 को लग रहा है तुम्हें ज्यादा, तो यही है, ये तो कम है, बस एक चैप्टर में समेट आ जाएंगे, उनका डिफिनीशन बस इतना ही सा है, समझ रहे हो, क्या न्यूक्लियस के अंदर में ये लगते हैं, पर अब देखो ना ही उसका कोई फॉर्मूला है तो कुछ निकालने को नहीं आएगा, और इस पर तो न्यूमेरिकल बनेगा ना, तो समझ रहे हो फिजिक्स में न्यूमेरिकल का क्या हाल है, हाथ पांव फूलने लगता है अच्छे लोगों का। और न्यूमेरिकल जब तक नहीं बन रहा है तो समझो कि कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम सोच के देखो, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, अभी मेरे मन में आया तुरंत ही, आज के पहले जीवन में नहीं आया था, मेरे मन में क्या आ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, खड़े हो जाओ। कोई एक एटम है ना, क्या है, हाँ एक परमाणु, हिंदी में लिखते हैं एक कार्बन परमाणु लिखते हैं, कार्बन,
एक कार्बन परमाणु के अंदर कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। उसके अंदर उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं ना, होते हैं। यदि प्रोटॉन का चार्ज यानी आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है तो 2 प्रोटॉन के बीच कितना बल लगेगा? बल देखो कैसा उलझन वाला क्वेश्चन है। क्या कहा? एक कार्बन परमाणु के अंदर उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। यदि प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है तो 2 प्रोटॉन के बीच कितना बल लगेगा? 2 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? तो देखो हम जो निकालते हैं, जो प्रोटॉन वाला ये चार्ज की बात हो रही है ना कि उतना चार्ज दिया है, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, कूलम्स लॉ। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बीच की दूरी अगर मान लो यहां दिया रहे कि R का जो वैल्यू दिया है R इक्वल टू 10 के पावर माइनस 15 मीटर ऐसा लिखा है, तो वहां रखेंगे R का वैल्यू। अब पूछा बनाओ कितना होगा, और नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे। अच्छे लोग फेल हो जाएंगे। आप सोच पा रहे हो क्यों फेल होंगे? क्या लगता है तुम्हें? क्या आप लोग कैलकुलेट करके बता दोगे अभी? बोलो है नहीं? के का मान बता देंगे हम, के का मान बता देंगे, आर का मान आपको पता ही है, Q1 Q2 पता ही है, तो क्या आप निकाल सकते हो अभी? है फंस रहे हो ना तुम लोग? तो अभी ध्यान नहीं दिए। वो कह रहा है कार्बन परमाणु के अंदर उसके नाभिक की बात हो रही है, तो नाभिक की बात हो रही है तो ये काम लगेगा ही नहीं। तो सीधी इसका उत्तर आना चाहिए कि ये कैलकुलेट नहीं होगा, और जो हम कैलकुलेट करेंगे कोई काम का, क्योंकि वहां उसका लिमिटेशन है। हम सीधा आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम विद्युत बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये लिमिटेशन के अंदर है। कूलम्स लॉ वहां लगता ही नहीं, तो हम निकालेंगे क्यों? बोलो। एक्चुअल में क्या करते, क्वेश्चन जो सेटर होते वो क्या करते, इसके अकॉर्डिंग निकाल के ए नंबर में रख देते, बच्चा फट दे कैलकुलेट करता, सही, उसको लगता हम तो सही बना के आए, समझ रहे हो? लेकिन भुलाया कैसे, देखे नीचे लिखता है सबसे नीचे कि ये नट कैलकुलेट नहीं हो सकता। ऐसा अगर नीचे लिख देता तो बताओ कितना लोग गलत करके आते। तो एग्जामिनर अभी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछ रहा है ना? शुक्र करो कि मेरे जैसा सेट करने वाला नहीं नहीं तो सारा याद करना ना निकल जाता। फिजिक्स याद करोगे, केमिस्ट्री याद करोगे तो हो गया, फिर मरोगे, मरने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है वो माथा पर वो सारा जो है ना केमिकल इक्वेशन लेके घूमते फिरोगे चार को जो ये सारे फॉर्मूला है वो सबको बोझ लेके चलते रहोगे और उसके बाद भी दब जाओगे लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी है तो क्या होगा, कुछ भी लेके घूमना नहीं है बस। इसको इसमें क्या कूलम्स लॉ याद नहीं आएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा? आएगा भाई, सीधे पता है कूलम्स लॉ का लिमिटेशन याद है तो कूलम्स लॉ याद हो चाहे ना हो, के का मान आए चाहे ना, जोड़ घटाव आए चाहे ना, सीधे क्या बोलेंगे नहीं कैलकुलेट होगा, हटाओ इसको तो विदाउट कैलकुलेशन हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया आज? इसमें फॉर्मूला दिया रहेगा तो बन सकता था नहीं, तो दिया रहेगा तो कह ही रहा है कि तुम निकालो, पर एक्चुअल में तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। रोबोट तुम थोड़ी हो कि जैसे दिया तो शुरू हो जाओ समझ भी तो है ना हमारे पास कि भाई हम पढ़ के आए हैं कि इसका लिमिटेशन है कि न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स काम नहीं करता है, तो क्यों निकालेंगे? वो पूछ रहा है कि बताओ कितना काम करे, तो कह देंगे 0, ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हैं, है ना? आज है हाँ नहीं लगता, ये सीधा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो वो बात नहीं सुना कि चांद पर से कोई चीजें फेंकेंगे तो कितना में पृथ्वी पे आएगा, वैसा ही है, ये आएगा ही नहीं क्योंकि हमको थोड़ी लगा चांद इतना छोटा थोड़ी कि बैठ के हम फेंक देंगे वो भी बड़ा सा है, खड़ा होकर फेंकेंगे जैसे पृथ्वी पर फेंकते वहीं रुक जाएगा तो वो आएगा ही नहीं, है कि ना? तो वो ऐसा क्वेश्चन है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखने जैसा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ये फंडामेंटल फोर्स में ध्यान रखना है, और एकदम इसका प्रॉपर्टीज तो हमेशा याद आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसको एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में, प्रकृति में 4 प्रकार के मूलभूत
या मूल रूप से बल काम करते हैं। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, और ये प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का है लॉन्ग रेंज, आउटसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर लगता है, दूरी वस्तुओं पर लगता है, अट्रैक्शन का होता है, ये ड्यू टू मास लगता है। और अगर हम तुलना करके देखें, अगर ये 1 न्यूटन है तो ये 10 के पावर 39 माइनस नहीं प्लस में है, 10 के पावर 39 टाइम्स ज्यादा होते हैं। ये कांटेक्ट नहीं रहे तब भी लगता है, ये भी कांटेक्ट नहीं रहे तब भी लगता है। टाइम्स क्यों लिख रहे हैं? टाइम्स मतलब गुना, उसका हिंदी में आता है, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, ठीक है। और ये इसके बारे में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज दोनों लगता है, मतलब अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होगा। वो चीजें डिपेंड करेगी कि प्लस रखा है चार्ज या माइनस चार्ज रखा है, या प्लस प्लस रखा है या माइनस प्लस रखा है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये लगते हैं। और आपको ये विद इन द न्यूक्लियस लगता है, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, अट्रैक्शन का होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। और ये इससे 2 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और दुनिया का वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन दीज टाइप्स, मतलब सब में वीकेस्ट जो होता है फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो और ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए, प्रोटॉन की बात किया जाए, तो ऐसा नहीं कि वहां केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा, उसके पास मास भी होता है, तो ग्रेविटेशनल का भी फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ प्रभावी कौन होगा? जो उस पर हावी पड़, हाँ, तो हावी कौन पड़ेगा, ये तो पूछा जा रहा है। जो उसका ज्यादा प्रोटॉन होगा, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन हो, वहां प्रोटॉन हो, ज्यादा द्रव्यमान होगा वो। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये कि तो है ना, पार्टिकल्स है ना। अब ध्यान क्या रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इतना टाइम्स के डिफरेंस है, तो इसलिए प्रभावी कौन होगा? इलेक्ट्रिक, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। देख रहे हो, 10 के पावर 39 टाइम्स ज्यादा हैं, 10 के पावर 39 गुना, इतना गुना है, तो प्रभावी तो वही रहेगा ना। गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी जानते हो कब होता है? जब बहुत ज्यादा मास हो, पृथ्वी और चांद के बीच में सोचोगे तब प्रभावी दिखेगा। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमारे और तुम्हारे बीच में भी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास भी द्रव्यमान है 60 kg, तुम्हारे पास भी होगा 70 kg, है कि नहीं? तो लगता है बोला है कि नहीं? तो हम अपना जान रहे हैं, उसका क्या जानते हैं, उसके हार में कहीं ज्यादा मास हो खुशी की बात करते हैं, है ना। हमारे बीच में 60 kg, उसके में 10 kg सुन ही नहीं रही इसको नोट कर लो इसमें एक चीज थोड़ा करेक्शन करोगे, इसमें एक चीज करेक्शन करना है। ये 39 नहीं देकर 36 दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको करेक्शन कर लेना है, 36, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कंपेयर करते हैं, तो ये कितना टाइम्स ज्यादा होता है? 10 टू पावर 36 टाइम्स ये ज्यादा होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज हम लोग रख सकते हैं, ये हम लोग आउटसाइड न्यूक्लियस के स्थान पे इन्फिनिटी प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। तो यू कैन राइट इन्फिनिटी। आउटसाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्फिनिटी भी अकॉर्डिंग टू अगर बुक देखें तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी, इसमें भी हम आउटसाइड न्यूक्लियस के स्थान पर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों, बस ये 2 करेक्शन करना है, बाकी चीज आप एज इट इज लिख सकते हो। अब तक आपने इस वीडियो को देखा है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल पे कमेंट्स जरूर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।